बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रपोर्शन के हवाले से आज हम एक नई प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अल्टरनेंडो थ्योरम या थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो या इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। तो प्रपोर्शन के हवाले से ये सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ रेशो के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी रेशो को हम ए रेशो बी या ए ओवर बी, तो रेशो को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर दो रेशो इक्वल हों, यानी फॉर एग्जांपल ए रेशो बी और सी रेशो डी जो है वो इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि ये रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में लिखते हुए कैसे हम लिखेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो डिटेल अगर आपने देखनी है तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो यही कंसेप्ट लेके हम अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, यानी हमारे पास चार क्वांटिटीज़ हैं और ये प्रोपोर्शन में है, तो फिर इसके ऊपर जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ जो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं उनमें से एक है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, यानी ए और बी की रेशो और सी और डी की रेशो इक्वल हो, यानी प्रोपोर्शन में हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए रेशो सी इज़ इक्वल टू बी रेशो डी। तो अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो फिर उसका जो रिज़ल्ट है कि हम उसको इस चीज़ को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम अल्टरनेंडो थ्योरम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमने किया है कि बी और सी जो है इसको आपस में रिप्लेस किया है कि ए और बी रेशो और सी और डी की रेशो इक्वल है। अगर ये रेशो इक्वल है तो अगर हम इसको आपस में रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो फिर जो नई रेशो है वो भी इक्वल होती है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम अल्टरनेंडो थ्योरम का नाम देते हैं, यानी ए और सी की रेशो और बी और डी की रेशो जो है वो भी इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, अल्टरनेंडो थ्योरम। अब इसी चीज़ को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, जैसे मैंने अभी बताया कि रेशो को हम प्रोपोर्शन को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर ए और बी की रेशो इज़ इक्वल टू सी और डी की रेशो, यानी ए बी और सी डी की रेशो अगर इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर क्या बनेगा, ए रेशो सी इज़ इक्वल टू बी रेशो डी। तो अगर ये रेशो पहले इक्वल है तो ये रेशो जो नई हम बना रहे हैं ये भी इक्वल होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का नाम देंगे। अब देखते हैं इसको कुछ एग्जांपल से कि कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ऐसा करने से उस रिज़ल्ट पे या रेशो पे कोई इफ़ेक्ट होता है कि नहीं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, अली, राशिद, मारिया और हिना। तो इनके किसी सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो दिए हैं कि अली के जो है वो 10 मार्क्स हैं, राशिद जो है इसके 20 मार्क्स हैं, मारिया जो है इसके 40 मार्क्स हैं और हिना जो है वो इसके 80 मार्क्स हैं। तो ये इनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान रेशो हम चेक करना चाहें कि अली और राशिद इनके दरमियान रेशो और मारिया और हिना जो है वो इनके दरमियान रेशो जो है वो क्या निकलती है। तो अली और राशिद के मार्क्स के दरमियान रेशो वो है 10 मार्क्स और राशिद के हैं 20। इसी तरह मारिया जो है उसके 40 और हिना जो है वो 80। तो इक्वलिटी का साइन मैंने पहले ही यूज़ कर लिया, जो कि एग्जांपल मैंने ऐसी ली है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये रेशो इक्वल भी है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको 10 इसका डिवाइज़र है, तो 10 पे इसको डिवाइड करें 1 आ जाएगा, इसको 10 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। इसी तरह 40 को 40 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा और 80 को 40 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दो रेशो जो है वो 10 पे डिवाइड होती हैं, ये 40 पे डिवाइड होती हैं। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो ऑलरेडी हम जो इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसमें पढ़ चुके हैं कि रेशो को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो उसका जो डिवाइज़र है HCF, अगर उस पर डिवाइड किया जाए तो ये रेशो जो है वो सिंपल फॉर्म में निकल आती है। तो इस रेशो को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1:2 आई है, और इनके दरमियान जो रेशो है इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1:2 आई है। तो अब हम देख सकते हैं कि अली और राशिद के मार्क्स उनकी रेशो सेम है,
1:2 है। इसी तरह मारिया और हिना जो है उनके मार्क्स के दरमियान रेशो जो है 1:2 है। तो इसका मतलब इनकी रेशो और इनकी रेशो जो है वो इक्वल है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि अली और राशिद और मारिया और हिना जो है ये रेशो इसकी और इनकी इक्वल है। इसका मतलब ये चारों जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो अब हम इसको अल्टरनेटो थ्योरम इस पे अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आती है। तो पहले हमने इसी फॉर्म में इसकी रेशो चेक कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि अली और मारिया यानी इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे कि अली और मारिया की रेशो और शाहद और उसके हिना जो उसके मार्क्स की रेशो उसको निकालते हैं। तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे अली और मारिया इनके मार्क्स की रेशो और इसी तरह राशिद और हिना जो है इसके मार्क्स की रेशो जो है वो निकालते हैं। तो अली के मार्क्स 10 थे और मारिया के मार्क्स जो है वो 40 हैं। इसी तरह राशिद के मार्क्स जो है 20 हैं और हिना के 80 है। अब हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या ये रेशो दोबारा से इक्वल आती है या नहीं आती। तो ये 10 और 40 इसका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो यानी कि 10 पे इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको सिंपलीफाई करें, 10 पे डिवाइड करें 1 आ जाएगा, इसको 10 पे डिवाइड करें 4 आ जाएगा। इसी तरह 20 और 80 जो है ये 20 पे डिवाइड होते हैं। तो 20 पे डिवाइड किया 1 और इसको 20 पे डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। तो इसको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब देखें कि इसकी रेशो क्या है 1:4 और इसकी रेशो क्या है 1:4। इट मीन्स कि ये दोनों रेशो इक्वल आई हैं। तो हम कह सकते हैं कि अली और मारिया के मार्क्स और राशिद और हिना के मार्क्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो ये दोनों रेशो जो है वो इक्वल आई हैं। तो अब जो अल्टरनेटिव थ्योरम है उसके मुताबिक अगर इसको देखा जाए कि इसमें ए और बी की रेशो, सी और डी की रेशो अगर इक्वल हो तो अगर आप इसको आपस में इंटरचेंज कर दें और नई रेशो निकालें तो वो भी इक्वल होगी। तो इसी प्रॉपर्टी को अल्टरनेटिव थ्योरम का नाम देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अली और राशिद और मारिया और हिना के जो रेशो जो है 1:2 है और 1:2 है, यानी ये प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम इसको आपस में चेंज करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे करके देखा है तो फिर भी रेशो इक्वल आई है, यानी जो रेशो ये है और वही रेशो ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमने मारिया और राशिद के मार्क्स को इंटरचेंज किया यहाँ पे। तो ये इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है अल्टरनेटिव थ्योरम। तो यहाँ पे हमने इसकी चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया इसको कि अगर इनको आपस में चेंज कर दिया जाए तो जो इनके दरमियान रेशो है ये फिर भी इक्वल होती है। पहले से वो डिफरेंट है, पहले 1:2 है 1:4 होगी, लेकिन दोनों रेशो इक्वल आई हैं। तो इट मीन्स कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये मिडल टर्म जो है इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो इस रेशो पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसी को हम अल्टरनेटिव थ्योरम का नाम देते हैं या अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अच्छा, अब जैसा कि मैंने एक्सप्लेन इसको किया कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी ये बात तो कंप्लीट होगी हमारी, लेकिन अब रेशो की बजाय हम अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में करते हैं तो फिर क्या सूरत है वो मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर देना तो ये नई रेशो भी इक्वल आएगी। अब हम इसकी कोई एग्जांपल दे लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 रेशो लिखी हैं, 12:9 और 36:27। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें 12/9 और इसको 36/27, अब हमने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब हमने देखना है कि क्या ये रेशो इक्वल हैं। तो अगर इसको डिवाइड हम करते हैं 12 और 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 और 9 और 3 4 और 12। इसी तरह अगर इसको सिंप्लीफाई करें 9 पे डिवाइड होगा, इसको 9 पे डिवाइड किया तो 3 आएगा। तो 9 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 9 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह इसको हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 पे डिवाइड किया। तो नई रेशो हमारे पास ये जो आ गई सिंप्लीफाई होने के बाद वो आ गई 4:3। तो अभी हमने देखा कि ये रेशो और ये रेशो चूँकि इनकी वैल्यू इक्वल आई है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए हम इक्वलिटी का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी रेशो और इसकी रेशो सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको प्रोपोर्शन में है। तो अगर 2 रेशो प्रोपोर्शन में हो तो उस पर अगर अल्टरनेटिव थ्योरम अप्लाई किया जाए तो फिर उस पर क्या इफेक्ट होता है। अब हमने अल्टरनेटिव थ्योरम जो है इस पर अप्लाई करना है कि ये जो रेशो थी 12/9 36/27, इसको हमने इंटरचेंज करना है। यानी अल्टरनेटिव थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये रेशो जो आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो अब इसको रिप्लेस करने से क्या होगा 12/36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/27,
यानी इनको आपस में रिप्लेस कर देना है। अब हमने देखना है, अभी मैंने इक्वल का साइन हम नहीं लगाते, पहले इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल आता है। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये 12 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1:3 आ जाएगी, और इसी तरह ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1:3 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों रेशो इक्वल आई है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। अब देखें कि इसके बाद हमने इसको क्या किया कि ये रेशो आपके पास गिवन थी 12/9 = 36/27। तो अल्टरनेटिव थ्योरम के मुताबिक हमने इसको रिप्लेस किया है, तो नई रेशो निकाली है तो वो भी इक्वल आई है। यानी पहले रेशो क्या थी, 4:3 थी, 4:3 थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया तो रेशो जो है वो चेंज हो गई है पहले की निस्बत, लेकिन है ये इक्वल कि इसकी रेशो और इसकी रेशो जो है वो फिर भी इक्वल है। तो ये अल्टरनेटिव थ्योरम के मुताबिक हमने इसको चेक कर लिया कि वाकई अगर हम मिडल टर्म ये वाली जो चेंज कर दें तो इस प्रोपोर्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, तो वो सेम निकलती है। इसकी वेरिफिकेशन जो है वो हो चुकी है। तो ये थी हमारी अल्टरनेटिव थ्योरम। तो अल्टरनेटिव थ्योरम जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर चार क्वांटिटी जो है वो प्रोपोर्शन में हो तो फिर अगर हम मिडल टर्म आपस में इनको चेंज कर दें तो जो नई रेशो है वो भी इक्वल आती है। तो ऐसी सूरत हो तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव थ्योरम का नाम देंगे। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दे दी डिटेल के साथ, और यहाँ पे ज़रा सिंपल वे में आपको एक एग्जांपल दे दी है कि अगर दो रेशो इक्वल है, प्रोपोर्शन में है, तो उनको आपस में ये वाले नंबर जो है वो चेंज कर दिए जाएँ, या दूसरी फ्रैक्शन में है तो इनको आपस में चेंज कर दिया जाए, तो नई रेशो जो आती है वो भी इक्वल आती है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए एक एग्जांपल ये है, और एक पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये एग्जांपल आपको इस काबिल बनाएंगी कि आप अल्टरनेटिव थ्योरम जो है उसको समझने के काबिल हों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है उसको आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ये एग्जांपल भी मैंने दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जब इसको एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से आप बड़ी आसानी से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो उसको कर सकेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली इसको शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।